नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत के अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। देखिए दोस्तों, जो आधुनिक भारत के इसके पहले के टॉपिक हैं उनको हमने कवर कर रखा है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। या तो आप आधुनिक भारत के जो टॉपिक हैं बोधिसत्व क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। आप लोग उनको ज़रूर देखें, जिससे ये टॉपिक आपको समझ में आ सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें प्लीज़। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। वहां पर इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की। और समाचार क्या है? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1913 में सोहन सिंह भाखना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। और गदर नामक अखबार के कारण गदर पार्टी नाम इसका पड़ा। क्या नाम पड़ा? गदर पार्टी। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में देखिए कौन कौन थे, आप लोग उनके नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर नाम पूछता है। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम आदि थे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। वर्ष 1916 में महेंद्र प्रताप जो राष्ट्रपति बने, देखते हैं कि महेंद्र प्रताप अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ काबुल, जिसको अफगानिस्तान बोलते हैं, में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। देखिए जो महेंद्र प्रताप थे ये राष्ट्रपति बने और बरकतुल्ला ये प्रधानमंत्री बने। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। कौन? भीखाजी रुस्तम कामा सर्वप्रथम भारतीय स्वाधीनता ध्वज फहराने वाली महिला हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो सर्वप्रथम होता है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कामागाटा मारू घटना का संबंध गुरदीत सिंह से है और कनाडा की सीमा के पास के जहाज इसका संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक का नाम क्या है? बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। इसमें पॉइंट देखते हैं। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और 1911 में दिल्ली दरबार निरस्त हो गया। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर थे। कौन थे? सर एंड्रूज फ्रेजर। अगले पॉइंट को देखते हैं। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला पॉइंट है दोस्तों, 13 जुलाई 1905 को बंगाल में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें कई फैक्ट निकल के आ रहे हैं। संजीवनी के संपादक कौन है? कृष्ण कुमार मित्र ने। और उन्होंने बंगाल में ब्रिटेन वस्तुओं के बहिष्कार का भी सुझाव दिया था। और जो संजीवनी आपकी पत्रिका है वो कौन सी है? वो बंगला की है, बंगला पत्रिका है। किस भाषा की पत्रिका है? बंगला भाषा की। अगला पॉइंट देखते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। अगला पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। कौन बना था? वंदे मातरम। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। कौन जुड़े थे? H.W. नेविन्सन। 1907 ईस्वी में अवनींद्र नाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब? 1907 में। आइए दोस्तों
अधिवेशन देखते हैं और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किया। कौन से अधिवेशन की? 1905 में। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष 1885 थे और 1886 में दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा, परंतु ये हार गए थे। और जीते कब? 1892 के चुनाव में ये जीत गए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष ये 3 बार बने। कब कब बने? 1886 में, 1893 में और 1906 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1907 का सूरत अधिवेशन नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। देखिए, आपके एग्जाम में पूछेगा कि नरम दल और गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। आइए दोस्तों, अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारे अगले टॉपिक का नाम है मुस्लिम लीग एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला पॉइंट क्या है हमारा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर हुई? ढाका में। और इसमें स्थापना किसने की? नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा। नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1907 का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। कहाँ पर हुआ? कराची में 1907 का वार्षिक अधिवेशन हुआ। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। इसका सबसे बड़ा दोष था। अगला टॉपिक है दिल्ली दरबार एवं राजधानी परिवर्तन। इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको आप देखिए। 1912 में जब कलकत्ता में दिल्ली राजधानी लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत का वायसराय था। आइए दोस्तों, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगले टॉपिक का नाम है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग आंदोलन। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक साथ लखनऊ में अधिवेशन किया। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। कौन थे मुख्य शिल्पी? मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 से वर्ष 1922 तक काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। कब था? 1916 से 1922 मतैक्य का काल था। भारत में होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ एनी बेसेंट द्वारा किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। आइए दोस्तों, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक जीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट, वांकानेर राज्यों के दीवान थे और इनका उपनाम क्या है? कबा गांधी इनका उपनाम है। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह किस भाषा में था? देखिए, आप लोग याद रखिएगा, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। और 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। कब की थी? 1904 में। महात्मा गांधी व्यवहारिक आदर्शवाद और दार्शनिक अराजकतावादी के समर्थक थे। सत्य और अहिंसा को महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। कौन थे? सत्य और अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का तात्पर्य है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी जी के कुछ कथन हैं, आइए दोस्तों उनको देखते हैं। क्या कथन है? गांधी जी कहते हैं कि मैं उसी समस्या को सुलझाने लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अगला कथन है कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। सत्याग्रही सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य बताते हैं कि शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका के
पीटर मॉरितन्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। पूछ लेता है एग्जाम में कि दक्षिण अफ्रीका के कौन से रेलवे स्टेशन में गांधी जी को फेंका गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1901 में। आप लोग इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछेगा। गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिणी अफ्रीका में अपनाया था। कहां पर अपनाया था? दक्षिणी अफ्रीका में। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। गांधी जी के अनुसार राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रिय समझते थे। गांधी जी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रिय समझते थे। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। राजनीति में नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। राज्य विहीन समाज की स्थापना। राज्य विहीन समाज की स्थापना। गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित किया। सबसे अधिक प्रभावित किसने किया? थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय। गांधी जी की विचारधारा को। चलिए दोस्तों गांधी जी के कुछ कथन हैं उनको देखते हैं। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। ये किसका कथन है? ये महात्मा गांधी जी का कथन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात किसने किया? गांधी जी ने किया। अगले कथन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने कहा जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। देखिए नियोजित विकास का विरोध किया। नियोजित विकास का किसने विरोध किया था? गांधी जी ने विरोध किया था। अगला पॉइंट है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये किसका कहना है? ये गांधी जी का कहना है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब कहा था? चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के बाद। गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा? आपके एग्जाम में पूछ लेगा तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला पॉइंट हमारा क्या है? माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की। किसने? माउंटबेटन ने। जो कहा उनका कहना है कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। अगला पॉइंट देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करने को कहा। ये देखिए किसने कहा? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करिए आप पहले वर्ष में। महात्मा गांधी जी से उन्होंने कहा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, एच.एस. पोलाक आदि थे। देखिए इसमें ही एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। आपके एग्जाम में पूछेगा कि चंपारण किसके आमंत्रण पर पहुंचे थे? तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर। अगला पॉइंट देखते हैं। एनजी रंगा। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। किसने विरोध किया था? एनजी रंगा ने। यरवदा जेल में कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। कौन सी जेल में? यरवदा जेल में। गांधी जी का 1918 ईस्वी में औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। गांधी जी का 1918 में औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। अगला टॉपिक हमारा क्या है? किसान आंदोलन और किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई। बाबा रामचंद्र जिनका संबंध महाराष्ट्र से है, वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। अगला पॉइंट देखते हैं। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संपादक थे। कौन थे? सहजानंद सरस्वती। अगला पॉइंट देखते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में लाल अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।
अगले पॉइंट पर चलते हैं। स्वामी रामानंद, इनका संबंध कहाँ से है? हैदराबाद से इनका संबंध है। अगला पॉइंट देखते हैं, अब्दुल हमीद खां। अब्दुल हमीद खां दक्षिण भारत से असम से संबंध है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अप्रैल 1913 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया? देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा, इसका नाम बदलकर रखा गया। अब देखते हैं पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले अध्यक्ष थे और महासचिव एनजी रंगा इसके महासचिव थे। फैजपुर में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र और जिसके अध्यक्ष कौन थे? एनजी रंगा। देखिए, पहले ये महासचिव थे, बाद में इसके दूसरे सत्र में इसके अध्यक्ष बन गए। और दूसरा कहाँ हुआ? फैजपुर में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र कहाँ हुआ? फैजपुर में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, कहाँ पर? सूरत में, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यहीं पर पटेल को सरदार की उपाधि मिली। देखिए, बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था तो वहां की महिलाओं ने सरदार पटेल को, मतलब वल्लभ भाई पटेल को, किसकी उपाधि दी गई? सरदार की उपाधि दी गई। 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी की स्थापना की। किसने की प्रजा पार्टी की स्थापना? फजलुल हक ने। 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया। आप इसको मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछेगा। जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव से किया गया था। कहां से किया गया था? पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। हमारा अगला टॉपिक क्या है? ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। 1918 में वीपी बाड़िया के नेतृत्व में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 में बंबई में की गई और इसकी स्थापना वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई? 1919 में। अब देखते हैं दोस्तों, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। महामंत्री कौन थे? दीवान चमन लाल बजाज। कौन थे? दीवान चमन लाल बजाज। 1929 में नागपुर की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। कहाँ की अध्यक्षता? 1929 में नागपुर की अध्यक्षता। इसी अधिवेशन में 1929 के ही अधिवेशन में साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण विभाजन हुआ। इसमें पॉइंट क्या है? दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए। एनएम जोशी और वीवी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। हमारा अगला पॉइंट क्या है? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादियों आंदोलन के नेतृत्व के विरुद्ध था। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एनएम राय, श्रीपाद अमृत डागे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाब शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेल्लू चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया गया। कब चलाया गया? 1924 में। वर्ष 1929 से 1933 के बीच, वर्ष 1929 से 1933 के बीच चले मेरठ षड्यंत्र मामले में श्रीपाद अमृत डागे, मुजफ्फर अहमद, जोशी, शौकत उस्मानी आदि पर राजद्रोह मुकदमा चलाया गया। विश्व में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमा रोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। मेरठ षड्यंत्र मामले में इसकी विश्व में इन्होंने कटु आलोचना की थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। एम.एन. राय 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी एम.एन. रॉय ने। 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी 1934। अगले टॉपिक का नाम देखते हैं, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया। वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए, इसको क्या कहा गया? बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। इस एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया,
जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की। किसकी उपाधि? नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। मार्च 1940 में पंजाब के नेता ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। कब की? 1940 में। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया? महात्मा गांधी जी को सौंपा गया। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। किसकी हत्या की संज्ञा दी? निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। किसने कहा था? CF एंड्रयूज ने। अगला टॉपिक है हमारा खिलाफत आंदोलन। इसे प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। शौकत अली एवं मोहम्मद अली को जाता है। कमेटी शौकत अली, कमेटी में देखिए कौन कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी इसमें कमेटी में शामिल थे। 1919 में खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। कब बने? 1919 में। खिलाफत आंदोलन के दौरान हकीम अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। किसकी पदवी? हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। कब प्रदान की गई थी? 1908 में। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, तब की बात है जब वे राष्ट्रवादी थे, ने महात्मा गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसमें पॉइंट है एक, देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी जी के खिलाफत आंदोलन की भर्त्सना की थी। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। क्या परिणाम था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए किया था। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, ताकि आपको PDF मिल सके और PDF के माध्यम से आप पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।